नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 12th में हमारा 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चल रहा है और इस चैप्टर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली है। इस चैप्टर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हमने कर लिया, प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त परिणामों की हमने व्याख्या कर ली है। आज के इस वीडियो में हम उस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने वाला एक समीकरण यहां पर देखेंगे जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, जिसे हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इस वीडियो में प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को हम समझाएंगे, देखेंगे, क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्लांक का क्वांटम मॉडल, फोटोन की अवधारणा, फोटोनों के गुण देखे थे और उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण विकसित की जिसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव को आसानी से समझाया जा सकता है। प्रकाश विद्युत समीकरण आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। अपना टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ये जो इक्वेशन है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ये इक्वेशन किसके द्वारा दी गई? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई। इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। और क्वांटम सिद्धांत क्या है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। क्वांटम मॉडल हमें यह कहता है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है और उन ऊर्जा के पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं और फोटोन की जो ऊर्जा है वो उसकी आवर्ती के समानुपाती होती है और वहां से हमारे पास में फोटोन की ऊर्जा का सूत्र E बराबर hν हमें प्राप्त हुआ था। उसी क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन विकसित की। एक एक करके सभी बिंदुओं को समझेंगे। हम यहां पर उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला बिंदु तो हमारे पास में यही है, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम मॉडल, प्लांक के क्वांटम मॉडल का उपयोग करते हुए क्वांटम मॉडल का उपयोग करते हुए प्रकाश विद्युत समीकरण दी। ओके, एक बार आपको पुनः मैं याद दिला देता हूं कि प्लांक का क्वांटम मॉडल है क्या। प्लांक का क्वांटम मॉडल यह कहता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश या जिसे आप विकिरण भी कह रहे हैं, प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। पैकेट्स के रूप में संचरित होता है, रूप में संचरित होता है। और इन ऊर्जा के पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। इन्हीं को हम क्या कहेंगे?
फोटोन कहेंगे, फोटोन कहा जाएगा। ठीक है, तो फोटोन का मतलब है प्रकाश। फोटोन का मतलब क्या है? प्रकाश का कणीय रूप को हम क्या कह रहे हैं? फोटोन। यदि मैं प्रकाश के स्थान पर फोटोन वर्ड भी यूज में लूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोटोन का मतलब है प्रकाश ही आपतित हो रहा है। फोटोन आपतित हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है, एक ही बात है। ओके, अब देखिए आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है अर्थात फोटोन आपतित होता है तो उस फोटोन के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं। एक तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और शेष बची हुई जो ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। चलिए दोनों आप एक बार समझ लीजिए। ये हमारे पास में कोई धातु का पृष्ठ है, इस तरीके से क्या है, ये धातु का पृष्ठ है, इसके ऊपर ये कोई प्रकाश फोटोन या प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यहां पर क्या आपतित हो रहा है? प्रकाश आपतित हो रहा है। यहां पर मौजूद है कोई इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या मौजूद है? कोई इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जो कि धातु के पृष्ठ से बाहर निकलता है। जो कि क्या हो रहा है? धातु के पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जो प्रकाश फोटोन यहां प्राप्तित हो रहा है इसकी ऊर्जा है E। इसकी ऊर्जा कितनी है? E। और इसकी जो ऊर्जा E है ये दो कार्य करता है। आपतित फोटोन की ऊर्जा के द्वारा दो कार्य संपन्न होंगे। एक तो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होने वाली ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन। शेष बचा हुआ जो भाग है वो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगा। शेष बची हुई जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाली गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, यही बात मैं पुट कर रहा हूं कि आपतित फोटोन धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर आपतित फोटोन के द्वारा निम्न दो कार्य किए जाते हैं। निम्न दो कार्य किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से काम होंगे। पहला जो कार्य है वो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, बाहर निकालने में। उस कार्य को हम फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहा जाता है। ये हम इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में हमने देख लिया था। जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई फोटोन आपतित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें फाई नोट ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? फाई नोट ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या है? शेष जो बच गई ऊर्जा, भाई फाई नोट एनर्जी तो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अब जो ऊर्जा बच गई है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है। शेष ऊर्जा किस में काम में आएगी? शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। इसका मतलब है कि के मैक्सिमम के रूप में वो ऊर्जा खर्च होती है। इस रूप में खर्च होती है, के मैक्सिमम के रूप में वो एनर्जी खर्च होगी। ये जो बातें मैंने दो स्टेटमेंट आपके सामने रखे हैं, इन स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से पुट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ है कि E की जो वैल्यू होती है, ये फोटोन की ऊर्जा है,
ये बराबर होती है फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। ये जो E है वो है आपतित फोटोन की ऊर्जा, फाई नॉट है वो कार्यफलन, और के मैक्सिमम है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। एक एक करके इनके मान मैं आपको बताता हूं। इनके मान यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त हो जाएगी। चलिए यहां पर आप ध्यान दें, आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो होती है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। ये जो एच है इसको हम प्लांक नियतांक कहते हैं। एच क्या चीज है, पूरी इक्वेशन को क्लियर करते जाइए। ये हम वैसे प्लांक के क्वांटम मॉडल से लिखा है हमने, समीकरण 2 प्लांक नियतांक कहलाता है। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था एच की जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, जूल इंटू सेकेंड। ओके, ये जो न्यू है ये है आपतित फोटोन की आवर्ती, आपतित फोटोन की आवर्ती, आपतित फोटोन की आवर्ती होती है। ओके, आपतित फोटोन की आवर्ती। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा जिसको हम कहते हैं कार्यफलन, तो कार्यफलन जिसको हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्यफलन जिसको हम फाई नॉट से लिखते हैं, जो कि एच न्यू नॉट होता है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और इसमें भी देखिए एच तो प्लांक नियतांक है, इस न्यू नॉट को हम कहते हैं देहली आवर्ती। इस न्यू नॉट को क्या कहा जाता है, देहली आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, अब अपन को और चाहिए के मैक्सिमम। के मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन समझाया था उसमें हमने दूसरे बिंदु में के मैक्सिमम की वैल्यू देखी थी कि धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ईवी नोट के बराबर होती है, जिसको हम वी नोट को हमने अंतक विभव या निरोधी विभव कहा था। तो देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उस गतिज ऊर्जा को मैं पुट कर रहा हूं के मैक्सिमम। किससे पुट कर रहा हूं, के मैक्सिमम से पुट कर रहे हैं, और ये बराबर होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर बराबर ई वी नॉट से। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 मैंने दे दिया है इसको। एक बार इसमें समझ लीजिए, के मैक्सिमम ये गतिज ऊर्जा है, एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नॉट यह है निरोधी विभव, निरोधी विभव। तो एक बार इनको समझ लीजिए क्या क्या किया है हमने यहां पर। देखिए एम है, यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये जो ई है यह है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वी नोट है इसको हम बोलते हैं निरोधी विभव, इसको अंतक विभव भी कहा जाता है। ठीक है, ये आ गई अपने पास में समीकरण 2, 3 और 4। इन तीनों की वैल्यू को उठाकर हम किस में पुट कर दे, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए।
आपको प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं रख देता हूं समीकरण, समीकरण 2, 3 व 4 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? E की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है? एच न्यू बराबर फाई नॉट की वैल्यू क्या है? एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम की वैल्यू ये वाली मैं पुट कर देता हूं। वैसे दोनों ही वैल्यू हम रख देंगे। चलिए इस इक्वेशन को और किस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, चलिए देख लीजिए। अपने पास में आ चुका है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ई वी नॉट बराबर, ये इस तरफ आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये अपन को मिल चुकी है। इसके जगह में क्या लिख सकता हूं? के मैक्सिमम लिख सकता हूं, जिसे हम 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर से भी पुट कर सकते हैं। चलिए इधर लिख देता हूं मैं, इधर जगह कम पड़ गई। ये के मैक्सिमम के बराबर है, ये 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर है। अपन को ये प्राप्त हो चुकी एक महत्वपूर्ण इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम प्रकाश विद्युत समीकरण कहेंगे। इसी को ही क्या कहा जाएगा? प्रकाश विद्युत समीकरण। उपरोक्त समीकरण क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण को हम क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत समीकरण कहेंगे। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम C बराबर क्या जानते हैं? न्यू लैम्बडा जानते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया? न्यू के स्थान पर हम C अपॉन में लैम्बडा, न्यू नॉट के स्थान पर, न्यू नॉट के स्थान पर हम C अपॉन में लैम्बडा नॉट पुट कर देंगे। चलिए इसमें रख दीजिए, तो ई वी नॉट बराबर, यहां पर हम C अपॉन में लैम्बडा, तो C यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन में लैम्बडा माइनस 1 अपॉन में लैम्बडा नॉट बराबर के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ये हम पुट कर देंगे, ये हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास में आ चुका है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। वी नोट निरोधी विभव है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लांक नियतांक, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्बडा है आपतित फोटोन की तरंग धैर्य, लैम्बडा नॉट है दहली तरंग धैर्य। अधिकतम कितनी तरंग धैर्य हो सकती जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ हो जाए। के मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जिसकी वैल्यू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर होती है। इस इक्वेशन से आप देखें, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से यहां पर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं प्रकाश विद्युत समीकरण को सरल रेखा के समीकरण से। ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वी नॉट बराबर एच अपॉन में ई इंटू में न्यू, ये माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई, ये आ गया। इसको हम उपरोक्त समीकरण की तुलना हम रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से करेंगे। उपरोक्त समीकरण की, उपरोक्त समीकरण
की तुलना रेखा के समीकरण से, रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी से करने पर, y बराबर mx प्लस सी से करने पर यदि यहां पर हम कंपेयर करें तो y एक्सिस तो है v नॉट निरोधी विभव और अक्ष की जगह है न्यू। तो हम जब y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ खींचते हैं तो हमें देखिए किस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। y बराबर mx, इधर तो हम लेते हैं y, इधर हम लेते हैं अक्ष, तब हमें एक सरल रेखा इस तरीके की प्राप्त होती है। ऐसी रेखा हमें प्राप्त होती है। इसमें ये तो कहलाता है अंतःखंड C, ये क्या कहलाता है? अंतःखंड C। और इस रेखा का जो ढाल है ये थीटा है, तो ये जो m होता है ये tan थीटा के बराबर होता है, dy बाई dx के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में हमने रेखा के ढाल के बारे में पढ़ा है। m बराबर tan थीटा बराबर dy बाई dx रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यदि मैं इसी इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं और एक तरफ तो ले लेता हूं मैं y एक्स के स्थान पर तो v नॉट और x के स्थान पर ले लेता हूं न्यू। यहां पर देखो माइनस में ये वाली वैल्यू है, तो ये c की वैल्यू है वो माइनस में इतनी है, m का मान ये है, m का मान ये है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपन को मिल चुकी है इक्वेशन इस तरीके से, v नॉट बराबर h अपॉन में e इंटू में न्यू माइनस h न्यू नॉट अपॉन में e, ये मिल चुका है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो देखिए x के स्थान पर तो हमारे को लिखना है न्यू और y के स्थान पर अपन को लिखना है v नॉट, और रेखा का ढाल, अभी हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो उस रेखा का जो ढाल हमें प्राप्त होगा जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं h अपॉन में e। ये जो अंतःखंड जहां से जितना जो मुख्य बिंदु है, मूल बिंदु है, वहां से कितनी डिस्टेंस के ऊपर y एक्स को काट रहा है उसको अंतःखंड कह रहे हैं, इसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहां पर माइनस में h न्यू नॉट अपॉन में e के बराबर होगा। चलिए ग्राफ कैसा आएगा उस ग्राफ को भी हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। इधर मैं लेकर चल रहा हूं न्यू नॉट लेकर चल रहा हूं, इधर मैं लेकर चल रहा हूं, सॉरी यह है वी नॉट, न्यू नॉट नहीं है, वी नॉट। वी नॉट का मतलब है निरोधी विभव, इधर यह है आवर्ती। इनके बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो देखिए विद्यार्थियों हमें यहां पर, चलिए इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूं, अब यहां पर ध्यान दें, इस तरीके की रेखा हमें यहां पर प्राप्त होने वाली है। ये इसका अंतःखंड है C, जो कि h न्यू नॉट अपॉन में e के बराबर होगा। ये जो आवृत्ति है वो न्यू नॉट के बराबर होगी। तो इस तरीके का ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ग्राफ आप आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर v नॉट और न्यू आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते। इसमें जो अंतःखंड है वो नेगेटिव में c की जो वैल्यू है वो मूल बिंदु से नीचे है, मूल बिंदु से किधर है, नीचे है, इसलिए हमने इसको नीचे दिखाया h न्यू नॉट अपॉन e के बराबर। ऐसी आवर्ती जिसके ऊपर निरोधी विभव का मान शून्य हो जाए, तो जब ये न्यू है ना वो न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, तब वी नॉट शून्य हो जाएगा। तो इस न्यू का मान जब न्यू नॉट के बराबर है तब निरोधी विभव कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है।
अब इस प्रकाश विद्युत समीकरण से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने बोर्ड पर प्रकाश विद्युत समीकरण को ही पुट कर देता हूं। क्या है? के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट। ये हम पुट कर देंगे। ये अपने पास में प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। पहला बिंदु देखें आप। पहला बिंदु क्या है? के मैक्सिमम। हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। के मैक्सिमम का मान हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा, शून्य से बड़ा रहेगा। तो क्या होगा? इसका मतलब ये वाली वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन 0, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये अपने पास में आ चुका है कि न्यू का मान है वो न्यू नॉट से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए। यह हमारा पहला और महत्वपूर्ण कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन है वो यही है कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक होगी, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। यदि ये आपको समझ आ जाता है तो आप यदि नोट कर रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, देखिए एप्लीकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। हमारी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, BCS अकेडमी। इसकी लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी मिल जाएगी 9460239358 से भी। और विद्यार्थियों, आपको इस पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कक्षा 9 से 12 तक, नीट, IIT से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स और वीडियोज के कोर्स मिल जाएंगे। अब मैं अगले बिंदु की ओर आपको लिए चलता हूं। क्या है? वापस उस इक्वेशन को मुझे लाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि अभी इस इक्वेशन से हम और भी बिंदु समझेंगे। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाएंगे, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उससे स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति न्यू बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या है इसका मतलब
कि यदि इस न्यू का मान आप इंक्रीज करोगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए जो के मैक्सिमम है, गतिज ऊर्जा है, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये इस इक्वेशन से आपको स्पष्ट ध्यान दिख रहा होगा। न्यू का मान बढ़ाओगे तो के का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर। एक और बिंदु है हमारे पास में, देखिए क्या है कि यदि आप आवर्ती बढ़ाओगे तो निरोधी विभव भी बढ़ता जाएगा। आवर्ती जिसको हम न्यू से लिख रहे हैं, बढ़ाने पर, आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव भी, निरोधी विभव जिसको हम V नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता, V नोड भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। यहां से आप न्यू को बढ़ाओगे, न्यू को बढ़ाओगे तो यहां से आपके पास में V नोट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ओके, क्लियर, समझ आ जाना चाहिए। अब देखिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम मॉडल का प्रयोग किया, और प्लांक के क्वांटम मॉडल में हमने ये देखा है, पढ़ा है, जो फोटोनों की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये देखा है कि एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में अनुक्रिया करेगा। फोटोन जैसे ही आपतित होगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। इसका मतलब है फोटोन की आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। देखें आप अपना जो अगला बिंदु है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुक्रिया करता है। इसका मतलब है जैसे ही फोटोन आपतित होगा इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित हो जाएगा। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं पुट कर रहा। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ओके, फिर देखें अगला जो बिंदु है वो क्या है कि फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे ही फोटोन का आपतन होता है तुरंत ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, उनके बीच में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर फोटोनों के आपतन, फोटोन के आपतन, फोटोन के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई समय पश्चता नहीं होती। क्योंकि जैसे ही फोटोन आपतित होगा अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा और तुरंत ही वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। बहुत कम समय लगता है, 10 की घात -9 सेकंड का समय लगता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रकाश विद्युत समीकरण देखी
और प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखिए, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्रोगली की परिकल्पना लेकर आएंगे, जिसमें हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।